नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 18 नवंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिजली रेट बढ़ाने को लेकर सामने आया ऊर्जा मंत्री का बयान। बीपीएससी ने जारी किया प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम। अनाज खरीद पर नीतीश सरकार की नई शर्त। अगले 72 घंटे तक भारत नेपाल सीमा पर नो एंट्री। अगर तत्काल टिकट की बुकिंग में चाहते हैं कंफर्म टिकट तो फॉलो करें ये ट्रिक। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पीजीसीआईएल ने 800 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने विभिन्न डिसिप्लिन में फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर के कुल मिलाकर 800 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है। इस पद के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में 55% मार्क्स के साथ बीई, बीटेक, बीएससी डिप्लोमा पास होने के साथ ही 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख 21 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.powergrid.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बीपीएससी ने जारी किया प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम। बीते दिन गुरुवार को बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें सफल परीक्षार्थी अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, जो कि 29 दिसंबर को संभावित है, जिसका रिजल्ट 14 मार्च को जारी किया जा सकता है। इसमें सफल हुए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 29 मार्च से शुरू होगा और परिणाम 28 मई 2023 को जारी किया जाएगा। बता दें कि इस बार परीक्षा में 11,607 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट bpsc.bihar.nic.in पर या https://onlinebpsc.bihar.government.in पर भी चेक कर सकते हैं। बताते चले कि बीपीएससी ने 802 पदों के लिए यह परीक्षा ली थी। बिजली रेट बढ़ाने को लेकर सामने आया ऊर्जा मंत्री का बयान। बिहार में जल्द ही बिजली रेट को बढ़ाया जाना है। ऐसे में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बिजली रेट को बढ़ाने को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में सभी चीजों का दाम बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों का वेतन भी तो बढ़ा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं कि जिसका भी बिजली बिल ड्यूज है उनके लाइन काट दो। बिहार विद्युत विनियामक आयोग को 1 अप्रैल 2023 से 35 से 40% बिजली महंगी करने का प्रस्ताव बिजली कंपनियों की ओर से दी जाएगी, जिसके बाद इस पर जन सुनवाई की जाएगी और फिर फैसला लिया जाएगा और सरकार के पास प्रस्ताव को भेज दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को बिजली 6.05 रुपए प्रति यूनिट से लेकर 8.50 रुपए यूनिट की दर है। वही सरकार के द्वारा निचली बिल पर दिए गए अनुदान के बाद बिजली दर 2.17 और 6.77 रुपए प्रति यूनिट है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे बाबा नागार्जुन की। बाबा नागार्जुन हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। इनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। अपनी मातृभाषा मैथिली में उन्होंने यात्री उपनाम से लिखा तथा यह उपनाम उनके मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र के साथ मिलकर एक मेक हो गया। काशी में रहते हुए उन्होंने वैदेह उपनाम से भी कविताएं लिखी थी। कबीर और निराला की श्रेणी के अक्खड़ और फक्कड़ लेखक नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत एवं बांग्ला में मौलिक रचनाएं भी। मैथिली काव्य संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान तथा मध्य प्रदेश और बिहार के शिखर सम्मान सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित बाबा नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को वर्तमान मधुबनी जिले के सतलखा में हुआ था। वहीं 5 नवंबर 1998 को दमे के चलते उनका देहावसान हो गया। अनाज खरीद पर नीतीश सरकार की नई शर्त। बिहार में बढ़ते धुएं से हुए प्रदूषण को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा अनाज खरीद को लेकर किसानों के लिए नई शर्त जारी की गई है, जिसके अनुसार यह कहा गया है कि सहकारिता विभाग केवल उन्हीं किसानों को अनाज देंगे जो यह वचन देंगे कि वे पराली नहीं जलाएंगे। बता दें कि पिछले दिनों ही मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के द्वारा जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि पराली नहीं जलाई जाए, इसके लिए किसानों के बीच जागरूकता फैलाई जाए। वहीं वैसे किसान जो पराली जलाते पकड़े जाते हैं उनके ऊपर सीआरपीसी की सुसंगत धारा 133 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर पराली जलाने की घटना सही पाई जाती है तो उन किसानों के खिलाफ आईपीसी 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
अगले 72 घंटे तक भारत नेपाल सीमा पर नो एंट्री। भारत और नेपाल के अधिकारियों के द्वारा एक उच्च स्तरीय बैठक की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि नेपाल में आम चुनाव होने से पहले 72 घंटे तक भारत नेपाल सीमा सील रहेगी। इस दौरान न तो किसी को नेपाल से भारत जाने की अनुमति होगी और न ही किसी को भारत से नेपाल जाने की अनुमति दी जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल में आम चुनाव का मतदान 20 नवंबर को होना है। इस फैसले के बाद 17 नवंबर की आधी रात से भारत नेपाल के सीमा को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति एयरलाइंस के माध्यम से नेपाल के लिए सफर करता है तो उन्हें अपना पासपोर्ट और टिकट दिखाना होगा। वहीं वैसी चीजें जो आपातकालीन सेवाओं में आती है उन्हें छूट दी गई है, जिनमें एम्बुलेंस, पानी के टैंकर, दूध के टैंकर आदि शामिल है। बताते चले कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म कराया जा सके। बिहार में अगले साल चालू होगा 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर। बिहार में पिछले कुछ सालों में सड़कों को लेकर सबसे ज्यादा काम हुआ है। वहीं इन सबके बीच में एक खबर सामने आ रही है कि जिसमें यह बताया जा रहा है कि बिहार में 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण बहुत ही जल्द होने वाला है। अगर हम पहले इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो यह वाराणसी से शुरू होकर बिहार में औरंगाबाद के रास्ते चोरदाहा तक जाएगी। इस कॉरिडोर के निर्माण में करीब 5000 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही जा रही है। तो वहीं इसकी कुल लंबाई 262 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई बिहार में 137 किलोमीटर की होगी। वहीं अगर हम दूसरे कॉरिडोर की बात करें तो यह कॉरिडोर पटना के बख्तियारपुर से शुरू होकर रांची के ओरमांझी तक जाएगी, जिसकी लंबाई 280 किलोमीटर है। बता दें कि इस कॉरिडोर के बनने में करीब 7000 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही जा रही है, जिसकी लंबाई बिहार में 135 किलोमीटर की होगी। इसके साथ ही पटना में कन्हौली, रामनगर सहित 3 सड़कों का करीब 311 किलोमीटर लंबाई में अगले साल निर्माण पूरा हो जाएगा। आज से कटिहार में अग्निवीर भर्ती रैली शुरू। कटिहार में सेना भर्ती कार्यालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर जीडी सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए भर्ती प्रक्रिया 18 नवंबर से 2 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। इस दौरान 18 नवंबर से 2 दिसंबर तक कुल 12 जिले भर्ती रैली में भाग लेने के लिए कटिहार पहुंचेंगे, जिनमें अररिया, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा और सुपौल शामिल है। कटिहार में इस रैली की शुरुआत दोपहर 2 बजे से गढ़वाल मैदान, सेना कैंप सिरसा, कटिहार में होगी। बता दें कि इस भर्ती रैली को लेकर विधि व्यवस्था सुधारण के लिए दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति करने की भी अनुरोध की गई है। बिहार के दिव्यांग भी आपदा में कर सकेंगे अपना बचाव। आपदा के वक्त दिव्यांग खुद की मदद नहीं कर पाते। इसी को देखते हुए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NIT पटना और IIT दिल्ली के छात्रों के सहयोग से एक सेंसर लगे उपकरण का निर्माण कर रहा है, ताकि विभिन्न तरह के सिग्नल बनाकर जिलों को दिया जा सके और आपदा के वक्त दिव्यांग भी खुद से अलर्ट कर सके। इस सिग्नल को सभी दिव्यांग फरवरी माह तक समझ जाए। इसके लिए इसे दिव्यांगों के स्कूल और हॉस्टलों में सुनाया जाएगा। हालांकि इसके लिए प्रथम चरण की ट्रेनिंग में पटना के 5 दिव्यांग स्कूलों को चुना गया है, जिनमें पढ़ने वाले 600 छात्रों को शामिल किया जाएगा। वहीं अगर राज्य की बात करें तो राज्य में पूरे 3 लाख स्कूलों में इस सेंसर को लेकर दिव्यांग को जागरूक किया जाएगा। इस ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांगों को यह भी सिखाया जाएगा कि वे खुद के साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी कैसे बचा सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर निकला काली कमाई का कुबेर। विजिलेंस की टीम के द्वारा जब घूसखोर ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार के घर छापेमारी की गई तो इंस्पेक्टर घूसखोरी की रकम अपनी अय्याशी में उड़ाता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया। बता दें कि विजिलेंस की टीम के द्वारा की गई छापेमारी के दौरान उसके ठिकाने से 2 लाख कैश बरामद हुए। इसके साथ ही जब घर की और भी तलाशी ली गई तो सोने के बर्तन और जेवरात बरामद हुए हैं, जिसके बाद यह देखकर विजिलेंस की टीम पूरी तरह से चौंक गई। मिली जानकारी के अनुसार ड्रग इंस्पेक्टर ने सीतामढ़ी जिले के एक दवा दुकान के भौतिक सत्यापन के नाम पर 2 लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई थी, जिसके बाद दवा दुकानदार ने इसकी शिकायत विजिलेंस विभाग से की गई। मिली इस जानकारी के बाद ही विजिलेंस की टीम के द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर के घर छापेमारी की गई। जाने किसान चौपाल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। बिहार सरकार की ओर से सभी पंचायतों में किसान चौपाल कार्यक्रम लगाया गया है, जिसमें किसानों को कृषि से जुड़ी सभी चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा लगाई गई इस किसान चौपाल की शुरुआत 15 नवंबर से कर दी गई है, जो कि 5 दिसंबर तक चलेगी। इस चौपाल में नुक्कड़ नाटक के जरिए किसानों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही कृषि विभाग के द्वारा किसानों को यह भी जानकारी दी जा रही है कि वे किस तरह अपनी आमदनी में वृद्धि करा सकते हैं और किस तरह से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इस कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य यही है कि किसानों तक सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं को पहुंचाया जा सके, उनकी दिक्कतों का समाधान उन तक पहुंचाना, कृषि की नवीनतम तकनीकी की जानकारी देना, किसान उत्पादक संगठन के गठन के बारे में जानकारी देना है। कोरोना का खतरा कम होने
होने के बाद हवाई यात्रियों को बड़ी राहत। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा कोरोना काल के दौरान यह नियम लागू किया गया था कि विमान यात्रा के दौरान यात्रियों को फेस मास्क पहनना जरूरी है, नहीं तो यात्रियों को जुर्माना देना पड़ सकता है। बता दें कि अब इस नियम में छूट दे दी गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि अब हवाई यात्रा के दौरान फेस मास्क अनिवार्य नहीं होगा और न ही फेस मास्क को लेकर फ्लाइट के अंदर की जाने वाली घोषणा में जुर्माना या दंडात्मक कार्रवाई की बातें कही जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा समीक्षा बैठक भी की गई है। सुल्तान पैलेस इस वजह से है बेहद खास। सुल्तान पैलेस पटना शहर के वीरचंद पटेल मार्ग पर स्थित है, जो कि प्रख्यात वकील और न्यायाधीश सर सुल्तान अहमद का घर हुआ करता था। इस पहल को अली जान नामक व्यक्ति द्वारा रूपांकित किया गया था। यह मीनारों, ऊंचे गुंबद और असंख्य मेहराबों के साथ इस्लामी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सुल्तान पैलेस को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक भाग पुरुषों के लिए तो दूसरा भाग महिलाओं के लिए संरक्षित किया गया है। इस महल का सबसे बेहतरीन इसका छत है, जिसके सजावट में सोने की पाउडर का इस्तेमाल किया गया है। यह एक आलीशान महल है जिसकी खूबसूरती बस देखते ही बनती है। वहीं इस पैलेस को लेकर यही भी खबर सामने आई है कि इस पैलेस को 5 सितारा हेरिटेज होटल में तब्दील करने की कवायद बिहार सरकार के द्वारा की गई थी, जिस पर कैबिनेट की ओर से स्वीकृति दी जा चुकी है। 3 माह तक रहेंगी ये 4 रेलगाड़ियां रद्द। संभावित कोहरे को देखते हुए रेलवे के द्वारा दिसंबर महीने से फरवरी महीने तक 2 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि जिन 4 ट्रेनों को रद्द किया गया है, उनमें पहली ट्रेन संख्या 14003 मालदा टाउन है, जिसे 3 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक रद्द कर दिया गया है। वहीं दूसरी ट्रेन संख्या 14004 डाउन दिल्ली है, जिसे 1 दिसंबर से 26 फरवरी तक रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही सप्ताह में एक दिन जमालपुर के रास्ते चल रही कामाख्या गया एक्सप्रेस का परिचालन 5 दिसंबर से 27 फरवरी और गया से कामाख्या के बीच 6 दिसंबर से 28 फरवरी तक नहीं होगा। इसके साथ ही विक्रमशिला एक्सप्रेस अप और डाउन मार्ग में सप्ताह में 5 दिन ही चलेगी। इसे लेकर रेलवे के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार में गुरुजी ने कर दिखाए ऐसे कारनामे जिसे देख बीडीओ का चकराया सर। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर आए दिन बातें की जाती है। इसी बीच एक और मामला भागलपुर से आया है, जहां के शिक्षक ने ऐसा कारनामा दिखाया है कि बीडीओ का सर चकरा गया। जानकारी के लिए बता दें कि बीडीओ भागलपुर जिले में नवगछिया के कोसी पाड़ पंचायत खैरपुर कदवा के प्राथमिक विद्यालय निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, जहां उनका दिमाग तब घूमा जब उन्होंने वहां की एक दीवार पर कार्यालय की जगह कार्यालय लिखा देखा। जिसके बाद उन्होंने तुरंत प्रिंसिपल पवन कुमार को बुलाया और उनसे सवाल जवाब करने लगे। उन्होंने प्रिंसिपल को कहा कि 50 में 2 से भागा दे, जिसका उत्तर वह नहीं दे सके। जिसके बाद उन्होंने प्रिंसिपल से ऑरेंज की स्पेलिंग पूछी, जिसके जवाब में प्रिंसिपल ने ORIG बताया। जिसके बाद जब उन्होंने प्रिंसिपल से उनके नाम की स्पेलिंग पूछी, जिस पर उनका जवाब PON था। इसी दौरान इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया गया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार में 44,000 पदों पर होगी बिहार पुलिस की बहाली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यह ऐलान कर दिया गया है कि जल्द ही बिहार में 44,000 पदों पर बिहार पुलिस की बहाली की जाएगी। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा था कि बिहार में 1.52 लाख पुलिसकर्मियों की बहाली का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 44,000 पदों की रिक्तियां जल्द भरी जाएंगी। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया है। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि अभी देश के अलग अलग राज्यों में 1 लाख की आबादी पर 115 से ज्यादा पुलिसकर्मी की संख्या है, जिसको ध्यान में रखते हुए बिहार में भी इसे बढ़ाकर 160 से 170 करने का निर्णय लिया गया है। पुलिसकर्मियों की बहाली के साथ प्रशिक्षण का काम भी समय पर पूरा किया जाएगा। वहीं हर थाने में महिला पुलिसकर्मियों को भी पदस्थापित किया जाएगा। बिहार में आज क्या रहेगा मौसम का हाल? बिहार की राजधानी पटना समेत राज्य में ज्यादातर हिस्सों में पछुआ और उत्तरी पछुआ हवाओं की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। राज्य के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बीते दिन गुरुवार को राज्य में पछुआ हवाओं का प्रवाह लगभग 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहा। इसके साथ मौसम विभाग के द्वारा यह भी कहा गया है कि पछुआ हवाओं के कारण राज्य का मौसम अगले आने वाले 5 दिनों तक शुष्क बना रह सकता है और यही वजह है कि तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आज के मौसम की बात करें तो आज राज्य में पछुआ हवाओं का प्रवाह 9 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। इसके साथ ही अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा। IRCTC ने बनाया स्पेशल फूड प्लान। ट्रेन में खाने को मिलेगा दही चूड़ा व लिट्टी चोखा।
आए दिन रेलवे के द्वारा कुछ न कुछ बदलाव किया जाता है। इन्हीं बदलावों में से एक बदलाव और किया गया है। चल रहे मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा यह बदलाव किया गया है कि बिहार से लंबी दूरी तक जाने वाले ट्रेनों में स्थानीय स्तर के लोकप्रिय भोजन व नाश्ता यात्रियों को मुहैया कराया जाएगा। इस बदलाव के तहत पूर्व मध्य रेल की ट्रेनों में यात्रियों को नाश्ते में चूड़ा दही, लिट्टी चोखा, घुगनी, मखाना, खीर मिलेंगी। IRCTC से मिली जानकारी के अनुसार इस सुविधा को ट्रेनों में उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था शुरू कर दी गई है। वहीं खान-पान से जुड़े सेवाओं में और भी सुधार लाने के लिए रेल मंत्रालय के द्वारा IRCTC को यह भी छूट दे दी गई है कि वो मेन्यू में बदलाव कर सकते हैं। बता दें कि क्षेत्रीय संयुक्त महाप्रबंधक IRCTC के अनुसार यह बदलाव इसलिए किया जा रहा है ताकि क्षेत्रीय खान-पान को बढ़ावा दिया जा सके। अगर तत्काल टिकट की बुकिंग में चाहते हैं कंफर्म टिकट तो फॉलो करें ये ट्रिक। भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा वेबसाइट पर तत्काल टिकट बुक करने की सुविधा दी जाती है, लेकिन कई बार यात्रियों की शिकायतें होती हैं कि उन्हें रिजर्वेशन टिकट नहीं मिल पाता। ऐसे में IRCTC के द्वारा एक टिकट बताई गई है जिसके जरिए आप कंफर्म टिकट की बुकिंग करवा सकते हैं। इसके लिए आप IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद माई अकाउंट में आकर माई प्रोफाइल को सेलेक्ट करें। आगे एड मॉडिफाई मास्टर लिस्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करें। यहाँ यात्री का नाम, जन्मतिथि, लिंग, बर्थ, खाना और आदि जैसे डिटेल्स को फिल करें। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद पैसेंजर के डिटेल्स की मास्टर लिस्ट बन जाएगी। फिर बुकिंग करते वक्त माई पैसेंजर लिस्ट पर क्लिक आप इसे सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पेमेंट करके आपकी तत्काल बुकिंग हो जाएगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह एक कंफर्म टिकट पाने के लिए एक असरदार ट्रिक है, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि आपको 100% कंफर्म टिकट मिल ही जाएगी। आयकर छापेमारी को लेकर सामने आई समीर महासेठ की सफाई। बीते दिन गुरुवार को जांच एजेंसी के द्वारा उद्योग मंत्री के सभी ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें परेशान होकर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि पटना में जिन जगहों पर आयकर विभाग के द्वारा छापेमारी की जा रही है उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। इसके साथ ही जिस शख्स के यहाँ छापेमारी की गई है वे मेरे परिचित जरूर है, पर उनके व्यावसायिक कारोबार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। समीर महासेठ के द्वारा यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि जिन कारणों से छापेमारी की जा रही है वह जांच का विषय है। बता दें कि अब तक की हुई छापेमारी को आयकर विभाग को क्या मिला है, इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला। बीते दिन गुरुवार को आयकर विभाग के द्वारा उद्योग मंत्री समीर महासेठ के 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने RJD ऑफिस पहुंच बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, हमारे साथ 2024 तक यही होते रहेगा। बीजेपी को बात पता है कि 2024 में उसका खात्मा होने वाला है और यही वजह है कि पार्टी के सभी लोग घबराए हुए हैं। वहीं जब उनसे समीर महासेठ के घर हुई छापेमारी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि झारखंड में भी यही हो रहा है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि जांच एजेंसियां 2024 तक यही करेगी। T20 सीरीज की शुरुआत से पहले कोच लक्ष्मण का सफलता मंत्र। 18 नवंबर से यानी कि आज से भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज की शुरुआत होने वाली है। वहीं दूसरी ओर इस T20 सीरीज की शुरुआत होने से पहले NCA हेड VPS लक्ष्मण ने सफलता का मंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि T20 फॉर्मेट में आपको आजादी के साथ और निडर होकर गेम को खेलना होगा, लेकिन इसके साथ ही आपको हालातों को भी देखना होगा, खेलना होगा और टीमों की जरूरतों को समझते हुए उसे पूरा करना होगा। अगर आप T20 क्रिकेट में खुद को व्यक्त करते हैं तभी आप खुद को सफल होते देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे अनुसार T20 क्रिकेट में खुली और स्पष्ट सोच की जरूरत होनी चाहिए। मैंने इस खिलाड़ियों के साथ जो भी समय बिताया है उन्हें अद्भुत अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के रूप में उभरते देखा है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि उनकी यही सबसे बड़ी ताकत है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 1727 में जयपुर शहर की स्थापना की। शहर के वास्तुकार बंगाल के विद्याधर चक्रवर्ती थे को 1972 में राष्ट्रीय पशु चुना गया। भारत की मानुषी चिल्लर ने जीता मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब। फिल्मकार अभिनेता वी शांताराम निर्देशक का जन्म 1901 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक बटुकेश्वर दत्त का जन्म 1910 में हुआ। तमिल भाषा के विद्वान और प्रख्यात समाज सुधारक चिदम्बरम पिल्लई का 1936 में निधन। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक शैतान सिंह का निधन 1962 में हुआ। धीरेन्द्रनाथ गांगुली बंगाली सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक धीरेन्द्रनाथ गांगुली का निधन 1978 में हुआ। अशोक चक्र से सम्मानित भारतीय वायुसेना के शहीद गरुड़ कमांडो में से एक ज्योति प्रकाश निराला का निधन 2017 में हुआ।
वायरल खबर में आज हम बात करेंगे संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आगामी संसद के शीतकालीन सत्र में एक विधेयक पेश किए जाने के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक ट्वीट में फर्जी दावा किया जा रहा है कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा, जिसके द्वारा खुफिया ब्यूरो प्राथमिकी दर्ज करने, मामले की जांच करने और पूछताछ के लिए लोगों को बुलाने में सक्षम हो सकता है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि ये दावे पूर्णतः फर्जी एवं तथ्यहीन है। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इस तरह का कोई विधेयक पेश नहीं किया गया है। जाने व्हाट्सएप का पोल फीचर कैसे करता है काम। मेटा ने हाल ही में अपने व्हाट्सएप यूजर्स के लिए नए फीचर्स पेश किए थे। इन्हीं फीचर्स में से एक फीचर पोल भी है। बता दें कि अगर व्हाट्सएप चैट में एक बार पोल बन जाने के बाद इसके लिए 12 विकल्प मिलेंगे। वहीं अगर ग्रुप के सदस्यों के साथ पोल साझा करने के बाद वे अपनी पसंद के अनुसार एक विकल्प चुन सकते हैं। इसके साथ ही जैसे ही कोई नया वोट जोड़ा जाता है तो पोल अपने आप अपडेट हो जाता है। यूजर पोल परिणामों को देखने वालों से संबंधित जानकारी देख सकते हैं। वे सी वोट विकल्प पर टैप करके यह भी जान सकते हैं कि किसने पोल देखा है। अगर आप भी पोल क्रिएट करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल डिवाइस पर पर्सनल चैट खोलें। अब मौजूद अटैच बटन पर टैप करें और उसमें से पोल आइकन चुनें और पोल क्रिएट हो जाएगा। अब आस्क क्वेश्चन विकल्प के माध्यम से आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं उसे दें। अब ऐड बटन पर टैप करके पोल विकल्प दर्ज करें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, कुश कुमार यादव, नवीन कुमार, विरमानी सिंह, रविंद्र पासवान, राजकुमार प्रसाद, कुमार कौशल सिंह, समीक्षा शर्मा, मोहम्मद नसरुद्दीन, सुशील कुमार, मनीष कुमार, मुकेश कुमार रॉय, प्रहलाद कुमार, राजेश कुमार यादव, नुन्नू गोलू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार किसान चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत होने से किसानों को क्या फायदा मिलेगा। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।